दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इस समय पूरे मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं और दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो कुछ पिछले 10 दिनों में घटा है वह केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है। यह उस नाजुक भू राजनीतिक संतुलन की परीक्षा है जिसे भारत ने दशकों की कूटनीति से बनाए रखा था। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई, दूसरी तरफ ईरान का क्रोध और बदले की आग, और इन दोनों के बीच भारत खड़ा है ऊर्जा सुरक्षा की चिंता लिए, अपने नाविकों की सुरक्षा लिए और अपनी विदेश नीति की साख लिए। यह मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि हॉर्मुज वह रास्ता है जिससे दुनिया का तकरीबन 20% तेल गुजरता है और भारत के कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 40% इसी जल डमरू मध्य से होकर आता है। जब यह रास्ता करके दुनिया के साथ बंद होता है तो लहरें सिर्फ खाड़ी तक नहीं रुकती, वे मुंबई के पेट्रोल पंपों तक, दिल्ली के रसोई गैस सिलेंडरों तक और देश के हर कोने तक पहुंचती हैं। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर संयुक्त सैन्य हमले किए जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मृत्यु हो गई। इसके जवाब में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को चेतावनी देते हुए मार्ग को प्रभावी रूप से बंद करने वाले जहाजों को सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की घोषणा कर दी। यह वही संकट था जिसकी आशंका दशकों से जताई जाती रही थी, लेकिन आज यह हकीकत बन चुका था। यह एक छोटी सी बात जरूरी है, अगर आप इस तरह के तथ्यात्मक और रिसर्च आधारित विश्लेषण को जरूरी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए ताकि ऐसी ही जमीनी और वैश्विक खबरें आप तक नियमित पहुंचती रहें। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी दूसरों तक भी पहुंचना चाहिए तो वीडियो को शेयर करना न भूलें। IRGC के एक वरिष्ठ सलाहकार इब्राहिम जाबरी ने साफ कहा, जल डमरू मध्य बंद है, अगर कोई गुजरने की कोशिश करेगा तो क्रांतिकारी रक्षक और नौसेना के वीर उन जहाजों को जला देंगे। यह केवल एक चेतावनी नहीं थी, यह एक युद्धकालीन घोषणा थी और इसके बाद जो हुआ वह और भी गंभीर था। 1 मार्च को तेल टैंकर स्काईलाइट पर हमला हुआ जिसमें 2 भारतीय नाविकों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। एक अन्य जहाज MKD व्योम पर ड्रोन नाव से हमला हुआ जिससे उसके इंजन रूम में आग और विस्फोट हुआ और एक भारतीय नाविक की जान चली गई। ये आंकड़े केवल संख्याएं नहीं हैं, ये वे भारतीय परिवार हैं जिनके घर में उस रात दीपक बुझ गया। अब इस पूरी तस्वीर में एक और परत जुड़ती है और वह भारत को सीधे उस संघर्ष के केंद्र में खींच लाती है जिससे वह दूर रहना चाहता था। भारतीय नौसेना ने 15 से 25 फरवरी तक विशाखापट्टनम में मिलान 2026 नौसेना अभ्यास और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आयोजन किया था जिसमें 74 देशों के प्रतिनिधि और 18 विदेशी युद्धपोत शामिल हुए। ईरानी नौसेना के रियर एडमिरल शहराम ईरानी ने भी इस अभ्यास में भाग लिया और भारत के नौसेना प्रमुख से बातचीत की। यह भारत की उस बहुआयामी विदेश नीति का प्रतीक था जो पूर्व और पश्चिम दोनों के साथ संबंध बनाए रखती है, लेकिन इस कूटनीतिक संतुलन की कीमत बहुत जल्द चुकानी पड़ी। 4 मार्च को अमेरिकी पनडुब्बी ने श्रीलंका के तट के पास अंतरराष्ट्रीय जल में ईरानी युद्धपोत आयरिस डेना को टारपीडो से डुबो दिया। यह घटना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार थी जब किसी पनडुब्बी ने युद्ध में किसी जहाज को डुबोया हो। श्रीलंका की नौसेना ने 87 शव बरामद किए और 32 नाविकों को बचाया। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि IRS डेना पर लगभग 130 नाविक सवार थे। अब सवाल ये उठता है कि यह भारत को क्यों चुभता है। ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने इस हमले को भारत की राजनयिक शरण में आए जहाज पर हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि IRS डेना भारत की नौसेना की मेहमान थी जो अंतरराष्ट्रीय जल में बिना किसी चेतावनी के निशाना बनाई गई। भारत की स्थिति अत्यंत असहज हो गई। एक तरफ अमेरिका जिसके साथ भारत के रणनीतिक संबंध लगातार गहरे हो रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान जो न केवल तेल का स्रोत है बल्कि चाबहार पोर्ट के जरिए मध्य एशिया तक पहुंचने का भारत का रणनीतिक दरवाजा भी है। इसी बीच यह भी सामने आया कि भारत ने ईरानी नौसेना के एक और जहाज आयरिस लावन को कोच्चि बंदरगाह पर तकनीकी कारणों से डॉक करने की अनुमति दी थी। तेहरान ने 28 फरवरी को यह अनुरोध किया था और 1 मार्च को इसे स्वीकार किया गया। यह निर्णय भारत की परंपरागत मानवीय और तटस्थ कूटनीति के अनुरूप था, लेकिन इसने अमेरिका और पश्चिमी देशों के सामने भारत को एक अजीब स्थिति में खड़ा कर दिया।
अब ऊर्जा के मोर्चे पर आते हैं, जो भारत के लिए सबसे सीधा और तात्कालिक खतरा है। भारत के कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 40% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आता है। कतर से भारत को प्रतिदिन 60 MMSCMD गैस मिलती है, जो कुल 195 MSCMD आयात का एक बड़ा हिस्सा है। जब कतर ने 2 मार्च को गैस उत्पादन रोकने की घोषणा की तो इसका असर सीधे भारतीय बाजारों पर पड़ा। हालांकि कुछ राहत की खबर भी आई। ईरान ने स्पष्ट किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट की बंदी केवल अमेरिका, इजराइल, यूरोप और उनके सहयोगी देशों के जहाजों के लिए है। ARGC ने ईरानी राज्य प्रसारक इरिब के जरिए बताया कि ये बंदी युद्धकालीन नियंत्रण उपाय है और ईरान का दावा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत एक तटीय राज्य के रूप में उसे यह अधिकार प्राप्त है। इससे भारत को सैद्धांतिक रूप से कुछ राहत मिलती दिखी। रूसी राजदूत डेनिस अलीपो ने भारत को अतिरिक्त कच्चा तेल देने की पेशकश की और भारत पहले से ही प्रतिदिन लगभग 10 लाख बैरल रूसी तेल आयात कर रहा था। लेकिन यह सवाल बना रहता है, क्या विकल्प हमेशा उपलब्ध रहेंगे और किस कीमत पर? इस पूरे घटनाक्रम में एक और पहलू है जिस पर ध्यान देना जरूरी है और वो है भारत की रणनीतिक चुप्पी। भारतीय विपक्ष के नेताओं ने सरकार से सवाल पूछे कि जब ईरानी युद्धपोत भारत के न्योते पर इन जलों में था और उस पर हमला हुआ तो भारत की आधिकारिक प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई। एक पूर्व राजदूत ने तो यहां तक कहा कि अमेरिका ने भारत की संवेदनशीलता की अनदेखी की क्योंकि वह जहाज भारत के निमंत्रण पर इन जलों में था। यह कूटनीतिक पहेली बेहद जटिल है। भारत क्वाड का हिस्सा है, अमेरिका के साथ रक्षा समझौतों में शामिल है, लेकिन ईरान के साथ छाबहार और ऊर्जा के गहरे आर्थिक संबंध भी हैं। अगर भारत अमेरिका के साथ खड़ा होता है तो ईरान से संबंध और बिगड़ते हैं। अगर ईरान की भाषा बोलता है तो पश्चिमी गठजोड़ नाराज होता है। यही कारण है कि भारत सरकार ने अभी तक कोई सार्वजनिक पक्ष नहीं लिया है। इस संकट का वैश्विक आयाम भी उतना ही गंभीर है। हॉर्मुज से प्रतिदिन लगभग 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है, जो वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20% है। 2024 में इस रास्ते से गुजरने वाले कच्चे तेल का 84% एशियाई बाजारों के लिए था। यानी यह संकट केवल भारत का नहीं, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन सभी इससे प्रभावित हैं। यूरोप में प्राकृतिक गैस की कीमतें लगभग 50% और एशिया में 40% तक उछल गई जब कतर एनर्जी ने LNG उत्पादन अस्थायी रूप से रोका। यह महंगाई की वह लहर है जो खाड़ी से उठती है और दुनिया के हर बाजार तक पहुंचती है। तो अब आगे क्या? यह संघर्ष कुछ दिनों में नहीं थमेगा। ईरान की पारंपरिक सतह नौसेना भले ही बड़े पैमाने पर कमजोर पड़ गई हो, लेकिन उसके ड्रोन, मिसाइल और छद्म समूह अभी भी सक्रिय हैं। हॉर्मुज पर नियंत्रण का दावा ईरान के लिए एक रणनीतिक हथियार है और वह इसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। भारत के लिए इस समय 3 प्राथमिकताएं हैं। पहली, अपने नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। दूसरी, ऊर्जा आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत तैयार रखना। और तीसरी, कूटनीतिक चैनलों के जरिए दोनों पक्षों तक अपनी चिंताएं पहुंचाना। यह वह समय है जब भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की असल परीक्षा हो रही है और दुनिया देख रही है कि नई दिल्ली इस कठिन समय में कौन सा रास्ता चुनती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ये लहरें केवल तेल और गैस नहीं ले जाती, वे भारत की वैश्विक भूमिका और उसकी विदेश नीति की परिपक्वता की भी